सबसे बड़ी खबर देखने से पहले मैं बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। नमस्कार, मैं राजकुमार अग्रवाल HMTV लाइव के लिए। जैसे कि इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, हम उनको आपके सामने लाते रहते हैं। आज एक ऐसा ही खास मुद्दा है जो है शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा का मंदिर है या शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्योग है? आज हमारे साथ में हमारे इस पैनल में बहुत बड़े एक एक्टिविस्ट भी हैं और हमारे साथ एक अच्छे खासे संपादक भी हैं। संपादक जो समाचारों का संपादन करते हैं, ऐसे संपादक, हम उनकी भी राय आज लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में एक एक्टिविस्ट हैं, बहुत समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो उद्योग है या ये सेवा है। अब सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार गुप्ता है और मैं मान के चलता हूँ कि इसकी जो परिणति है वो तो समाज सेवा के नाम पे है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा में, जैसा कि न्यूज़पेपर्स में हर जगह पे आता है, ये एक उद्यम होता जा रहा है पैसा कमाने का। और उसमें एक कदम जो एथिकल चीज़ें हैं जरा उसको दरकिनार किया जा रहा है और जो लोकतांत्रिक चीज़ें हैं उसको साइड में रख के एक प्रकार से बिजनेस का रूप पकड़ता जा रहा है। हालांकि सरकार का एक कर्तव्य होना चाहिए कि यह शिक्षा का ही एक माध्यम बना रहे। शिक्षा का ही माध्यम बना रहे, यानी कि शिक्षा जो सबको शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर बच्चा जाता है और शिक्षित होकर के बाहर निकलता है। लेकिन एक उद्योग में अगर कोई जाता है तो वहाँ से वो पैसा कमा करके बहुत सारा धन कमाने का चाव रखता है और उसको कमाने की लालसा रखता है, उसको कमाने का उसका ध्येय होता है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? चौरसिया जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज प्राइवेट स्कूल जो पूरे देश में लाखों की संख्या है, व्यवसायीकरण की नीति पर काम कर रहे हैं और इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा से ज़्यादा व्यवसायीकरण कर धन हथियाना, धन प्राप्त करना है। अभिभावकों को इस कदर से परेशान किया जा रहा है। एडमिशन शुल्क से इनकी कहानी शुरू होती है। डोनेशन पुस्तक से लेकर के ड्रेस और विभिन्न रंगों में रंग करके नायाब तरीके से एक लूटने का एक अड्डा बन गया है ये प्राइवेट स्कूल। और देश में सरकारी उदासीनता इतनी भयावहता है कि इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, न जनप्रतिनिधि इस ओर कोई आवाज़ उठाने को तत्पर हैं। अतएव स्थिति यह है कि अभिभावक आज बेचारा बन करके रह गए हैं और इनके शोषण और दोहन के शिकार होते जा रहे हैं। शिकार होते जा रहे हैं, यानी कि दोहन, धन का दोहन होता है। यहाँ कोई ऐसा दोहन नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी फीस भी जो है बच्चों के नाम पर जो स्कूल लेते हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं दे रहे, एक बड़ा अच्छा उद्योग चला रहे हैं। धीरज जी, आप हमें बताइए, इस तरह के जो स्कूल कार्य कर रहे हैं, जो मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ा गृहस्थ कार्य है, बहुत कमाई का एक बहुत बड़ा साधन है। ये विद्या का मंदिर नहीं है, ये एक उद्योग है यहाँ पे। तो आप इसमें किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं और ये परिवर्तन कौन कौन कर सकता है? मैं चाहता हूं कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो एक केंद्रीकृत सरकार के द्वारा देखी जाए। आज आप देखेंगे तो हमारे शिक्षा व्यवस्था में कम से कम 24 से 28 बोर्ड्स हैं, उसका प्राइवेट बोर्ड्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं। उनका कोई एक प्रशिक्षण का केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है कि जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसके टीचर को वही सारे ट्रेनिंग्स होने चाहिए टाइम पे, जो कि एक सरकारी स्कूल के टीचर की होती है। उनका मॉनिटरिंग जो है उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का जो है प्राइमरी स्कूल में या कहीं पर भी टीचर हैं, और उनका जो एक सरकारी व्यवस्था है उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की या जो भी है। प्लस उनके लिए जो अस्थायित्व है टीचर के लिए, वो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए नहीं है। इनको हायर एंड फायर विधि से रखा जाता है, जिससे उनके बीच में असुरक्षा की भी भावना रहती है। तो सब मिला जुला के जो शिक्षा में जो ये सारे आमूल परिवर्तन है, इसका जिम्मा गार्जियन होती है पब्लिक की, सरकार का ही जिम्मा है। अदरवाइज सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो कोई भी, वो शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी सारे प्राइवेट संस्थान हैं जो कि उसको अपना कमाने का, दोहन का जरिया बना लेते हैं। इसलिए सरकार का कार्य है कि वो हर चीज़ में एक रेगुलेशन लाए, एक नियामक बनाए, उस नियामक में सारे स्कूल आए, न कि केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट भी। शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षित नहीं होंगे तो देश का विकास कैसे होगा? विकास कौन करेगा? ये जो हमारी आज की होनहार पीढ़ी है वो विकास करेगी, लेकिन उसके लिए शिक्षित होना बहुत है। लेकिन ऐसी शिक्षा किस काम की
जो बहुत ही बहुत ज़्यादा कीमत में मिलती हो, ऐसी शिक्षा में क्या लोगों का मन मोह भंग होगा? जो हमें एक चीज़ बताइए, आप एक अच्छे संपादक भी हैं, पत्रकार भी हैं, और इस शहर को एक अच्छी खबरों के माध्यम से आप जागृत कर रहे हैं। तो ये जो स्कूल हैं उद्योग का केंद्र बने हुए हैं, इसमें ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, क्यों नहीं सोचती इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राइवेट स्कूलों को ये आदेशित किया गया है कि सरकारी तर्ज पर NCERT की पुस्तकें यहाँ भी लागू हो, क्योंकि पुस्तकों का एक ऐसा खेल है जिसमें उनका भारी मुनाफा होता है। जरा स्पष्ट करें थोड़ा सा ये इस बात को कि आपने बताया भारी मुनाफा है, बिल्कुल ठीक है, ये मुनाफा किस तरह से दर्शकों को अवगत करें? मुनाफा इस बात के है कि जो प्राइवेट स्कूल पुस्तकें चलाते हैं, प्राइवेट स्कूलों की उनकी जो पुस्तकें चलती है ये बहुत महंगे दर होते हैं, NCERT से कई गुना अधिक मूल्य होते हैं, और ये कमीशन के बंदरबाट करने के लिए इन पुस्तकों को चलाया जाता है। सबसे मज़े की बात यह है कि जो शिक्षा विभाग बना हुआ है इनका, वो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, बावजूद भी वो चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की मिली भगत से इनका जो गोरख धंधा है वो फल फूल रहा है। ये ऐसा एक गोरख धंधा, जैसे कि हमारे सुरेश जी ने बताया, वास्तव में अगर हम देखें तो हर एक स्कूल के बराबर में, या आज की डेट में तो हर स्कूल में एक बुक स्टॉल बना हुआ है, उसमें ही बच्चा वहीं से बुक लेगा। उन बुक्स की जो कीमत है NCERT की, अगर मैं ये बात कहूँ कि मोटी 100 पेज की किताब 10 रुपये की भी है, और अगर वही किताब अगर स्कूल से खरीदी जाए तो आप समझिए 10 गुना, यानी 100 रुपये से कम नहीं होगी। आपने अभी कुछ दिन पहले एक RTI डाली थी, उसके बारे में ज़रा बताइए क्या है? मैंने RTI नहीं डाली थी, मैंने एक पायलट स्टडी की थी। स्कूल में जो कोई भी सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, संगठन का एक वहाँ पे मूल्य होता है, एक वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है लोकतंत्र के हिसाब से। आप अगर सरकारी विभाग को भी देख लें तो जो कार्यालय अध्यक्ष होता है या विभागाध्यक्ष होता है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ का एक एसोसिएशन बनाए और उनको सहायता दे। और इसीलिए देखेंगे बहुत सारे केंद्रीय ऑफिसेज में एसोसिएशन की मीटिंग के लिए कमरे प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके लिए समय भी दिया जाता है, कुछ उनकी ड्यूटियां भी माफ़ की जाती हैं कि आप लोग पदाधिकारी हैं, करें। इसी तरह से जहां पर भी जैसे स्कूल है, अब कोई भी एक स्कूल को ले लीजिए, उस स्कूल में सबसे ज़्यादा जो निधि आती है वो पेरेंट्स के फीस से आती है, जो बच्चों की फ़ीस दी जाती है। वो पूरा का पूरा स्कूल जो उस फीस से चलता है, और उनके कोर्स का लगभग 80% वो जो है पेरेंट्स के फीस से आता है। और पेरेंट्स या बच्चे बोलते हैं हम जो पढ़ने वाले हैं, वो पूरे स्कूल का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसका 90% होते हैं। उसके बाद टीचर और सारा मैनेजमेंट होता है। लेकिन मुझे ये देख के उस पायलट स्टडी में बड़ा आश्चर्य हुआ कि नोएडा के 26 स्कूलों में से केवल 10 स्कूलों की साइट पे कहीं पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव या पेरेंट्स एसोसिएशन वर्ड था। उसमें से उन 10 में से केवल 2 में, एक में ईमेल आईडी दिया हुआ है ताकि पेरेंट्स उस पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात कर सकें या उसको मेल भेज के अपनी समस्याएं रख सकें। और एक स्कूल केवल था जिसने उसमें फ़ोन नंबर दिया हुआ है और उसके साथ उनका जो कैसे चुनाव हुआ है वो विधि दी है, 3 साल या 2 वो सारा चीज़ दिया हुआ है। लेकिन 8 स्कूल साइलेंट है, कहीं एडवाइजरी बोर्ड में पेरेंट्स। अब समस्या ये है कि इनको चुना किसने, इनको रिप्रेजेंटेटिव चुना किसने। और मैं भी एक अभिभावक हूँ, तो मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि मुझे वोटिंग का राइट कब मिला। मैं यहाँ एक छोटी सी बात को यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कि धीरज जी ने बताया, एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं। हर स्कूल के अंदर एक अभिभावक की एक कमेटी कहिए या एक वेलफेयर कहिए उनका, कि जितने भी अभिभावक हैं उनके ऊपर एक उनसे चुना हुआ एक अभिभावक होता है जो इस उस स्कूल को वो प्रतिनिधित्व उनका करता है, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स का है। लेकिन जैसे 26 स्कूल का नाम बताया, 26 स्कूल में इस तरह से सिर्फ 2 जगह फॉर्मेलिटी मिली और उनमें से भी एक जगह सिर्फ ईमेल आईडी मिली। आज तक उन स्कूलों के अभिभावक के जनप्रतिनिधियों का कोई पता नहीं है। हाँ, यही मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी कि ये
पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव को चुना किसने? अगर मान लीजिए मेरा रिप्रेजेंटेटिव है तो वो मेरे द्वारा चुना होना चाहिए। कम से कम मेरे साल 2 साल के कालखंड में मुझसे एक बार तो उससे मुलाकात हो सामान्य तौर पे मीटिंग में। लेकिन इसका मतलब ये लग रहा है कि ये स्कूलों की मंशा नहीं है कि पेरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिले, वो अपनी आवाज़ को एक लोकतांत्रिक और एमिकेबल ढंग से प्रशासन के सामने या स्कूल मैनेजमेंट के सामने रखें। ये खाना पूर्ति है जिससे कि स्कूल में अपना प्रशासन अगर पूछे तो ये रहे कि भाई हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है। फिर से मैं बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों को उसकी जो अभिभावकों की तरफ से जो प्रतिनिधित्व जो कर रहा है उसका नाम पता कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड में ये बात उन्होंने खोल रखी है इस चीज़ को, लेकिन उस जनप्रतिनिधि ने उनके अभिभावक के प्रतिनिधि ने आज तक किसी भी अभिभावक से संपर्क करने की कोशिश नहीं की, यानी कि उनकी जो समस्या है अभिभावकों की वो स्कूल तक ना पहुंचे। इसलिए ये बहुत बड़ा झोल माल गोल है। जी, ये बिल्कुल गोलमाल। अगर नीयत अगर साफ होती तो वो एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाते, इलेक्शन के लिए 4 या 4 महीना पहले पेरेंट्स को बोलते, वर्चुअल या फिजिकल उनको बुला के वोटिंग कराते। उसके बाद जैसे पीटीएम हमेशा होती है उसी तरह से पीटीए की मीटिंग हो एक साथ उसी समय एक कमरे में किसी हॉल में सबको, भाई आपके स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव ये हैं, आपने ही इनको चुना है, इनसे अपनी समस्याएं बनाई, एक कंपाइल करके हमारे सामने रखेंगे और हम लोग, इससे क्या होता है एक प्रेशर ग्रुप बनता है और एक स्वस्थ सिस्टम हो जाएगा देश के अंदर। और भारत जो बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसकी गरिमा स्कूल के मार्फत और बढ़ेगी। तो मेरी यही मांग है और इस बाबत मैंने प्रशासन से गुहार लगाई है। रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 24 अगस्त को श्री सुभाष एलवाई जो जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर हैं उनको मैंने रजिस्टर्ड पत्र भी लिखा है। उनसे मैंने समय भी मांगा है कि मुझसे जरा एक बार मुझे एक समय दे दें, जरा समय अपनी बातों को और बाकी से रख सकूं। मैंने मुख्य सचिव श्री तिवारी जी, राजेंद्र तिवारी जी हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनको भी पत्र लिखा है, रजिस्टर्ड पत्र लिखा है, उनका भी इंतजार है। उनका 1 या 2 महीना इंतजार के बाद मैं अपनी अगली कार्रवाई भी देखूंगा कि इसमें मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ लोकतांत्रिक तक से। हम लोग की लड़ाई किसी स्कूल से नहीं है, हमारा है कि एक सिस्टम बनाया जाए जो कि देश के, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी एक मंच चाहिए। तो मंच का मतलब ये है कि एक ऐसी फोरम हो जो कि पेरेंट्स अपना रख सकें गोपनीय ढंग से या सार्वजनिक ढंग से, उनका पेरेंट उनको लेके जाए और उस मामले में कभी पेरेंट्स अगर अकेले जाते हैं मैनेजमेंट के सामने तो उनके खिलाफ एक तरफा जो कार्रवाई होती है उसका भय और डर लोगों से निकले। तो लबो लुभाव ये है, 2 टूक बात कहूँ अगर मैं इसको, और वो 2 टूक बात इस तरह से मैं स्पष्ट करूँगा कि अभिभावकों के प्रतिनिधि स्कूल में है नहीं। अगर कोई अभिभावक किसी भी तरह से एक छोटी सी शिकायत भी स्कूल के खिलाफ लेकर के जाता है तो ये ध्यान रहे उसको, क्योंकि उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। सबसे पहले उसे यही कहा जाता है कि आपको बच्चा पढ़ाना नहीं है। अब उस अभिभावक से जब ये बात कही जाती है तो अभिभावक के सामने कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इस बात के कि वो चुप रहे और चुपचाप पीछे हटे। धीरज जी, मैं आपको एक चीज़ और जानना चाह रहा था, जैसे आपने यहाँ के जो क्षेत्रीय डीएम हैं सुहास एलवाई, उनसे आपने ये आवेदन किया तो उसके बाद में आपको कभी कोई बुलाया नहीं गया? नहीं, अभी 24 तारीख को ही मैं रजिस्टर्ड पत्र भेजा हूँ और आज चूँकि 5 या 6 दिन हुआ है तो मैं इतना जल्दी अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ कि उनके पास पत्र पर गया होगा, उनके टेबल पर पहुँचा होगा, क्योंकि वो एक डायरी कार्रवाई होती है, वो जाएगा, एंट्री होगी, उनके पास जाएगा, पर उस पर एक आख्या देंगे कि इस पर क्या कार्रवाई की जाए। तो मैं इसके लिए कम से कम 1 या 2 महीना इंतजार करूँगा अगर उनका, और उसके बाद मैं संपर्क भी साधने की कोशिश करूँगा टेलीफोन के माध्यम से या पर्सनली जाके। नहीं होगा तो फिर हमारे पास जन सूचना अधिकार वगैरह है, मैं उनसे उसका रिप्लाई मांगूंगा, आपने उस पर क्या कार्रवाई की, यही मैं उत्तर प्रदेश शासन से करूंगा। मेरा है कि शासन और मैं और पेरेंट्स और मीडिया कर्मी कृपया मिले, हम एक स्वस्थ परंपरा बनाएं, ऐसी छोटी छोटी सी परंपराएं बना के हम देश को महान बना सकते हैं। यानी कि धीरज जी का कहना साफ साफ है कि ये जो गोलमाल है, काला जाल फैला हुआ है, उसको बिल्कुल पारदर्शी बनाएं, यानी कि जो उद्योग केंद्र हैं उसको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करें। ठीक है, स्कूल को पैसा चाहिए स्कूल चलाने के लिए, लेकिन देखिए एक अविश्वास की बात देखिए, मैं आपको यहाँ आपको ये बता दूं, मैंने कई पेरेंट्स से बात की है कि आप 4-4 हज़ार रुपये महीना फीस देते हैं स्कूल में बच्चों की, लेकिन उस स्कूल में जो पानी मिलता है पीने के लिए, उस स्कूल के पानी पे उनको भरोसा नहीं है। बच्चे के साथ में 2 किलो की बोतल, यानी कि 2 किलो वजन उस बच्चे के साथ में और लाद दिया जाता है। तो ये क्या है?
हम 5,000 रुपये उसको महीने के दे सकते हैं, लेकिन वो स्कूल आपको पानी तक नहीं पिला सकता है। ये वास्तव में एक बहुत बहुत बड़ी निंदनीय विषय है। ये हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं समय समय पर आपके सामने इसी तरह की समस्याओं को लेकर आता रहूँगा। मैं राजकुमार अग्रवाल, HMTV लाइव के लिए नोएडा से।